स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सीएफटी की लास्ट क्लास में हमने ऑक्टाहाइडल, टेट्राहाइडल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग देखी थी कि कैसे उनकी ज्योमेट्री के बेस पर उनके ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब लिगेंड मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसके ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देते हैं, जिसमें कुछ ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के हो जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के हो जाते हैं। अब जब हम अगर लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स में मेटल आयन के डी इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो उस समय उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में कमी आती है। अब जब लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, जो कि डी कक्षकों के स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप वो उनका एनर्जी डिफरेंस हमें प्राप्त होता है, उस एनर्जी डिफरेंस को हम उस परिणामी ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या CFSE कहते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये वह एनर्जी होती है जब स्प्लिट होने वाले ऑर्बिटल्स के बीच के डिफरेंसेस को शो करती है। ये मैक्सिमम हमारे 10 dQ इसकी नेट चेंज होता है इसमें, और इन ऑर्बिटल्स में जितना नेट चेंज आता है वो उसके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को शो करता है। जितना ज़्यादा CFSE का मान होगा वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। जब डी ऑर्बिटल्स नॉन स्प्लिटिंग फेज में होते हैं, जब उनमें इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जब उनके पास कोई भी लिगेंड नहीं होता है तो उसके पांचों डी ऑर्बिटल्स सेम होते हैं और वो उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के लिए फ्रीडम होती है। अब जब उनके लिगेंड के संपर्क में आने पर उनके ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है तो उनमें कम ऊर्जा वाले कक्षकों में हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और उनके पूरे भरे जाने के बाद हम उनमें अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। यदि T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान रूप से नहीं है तो उसमें तंत्र की परिणामी ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसे हम इस प्रकार एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, TiH2O6+3। इसमें टाइटेनियम के बाह्यतम कक्ष में डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वह एक इलेक्ट्रॉन हम T2G ऑर्बिटल में फिल करते हैं, जैसा हम इसमें देख रहे हैं डायग्राम में। ये ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। इसमें ये T2G और EG ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाते हैं और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो T2G ऑर्बिटल में भरा जाता है। अब T2G में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसकी एनर्जी -0.4 डेल्टा O से कम हो जाती है और EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी +0.6 डेल्टा O से बढ़ जाती है। तो अब इसके लिए हम इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम CFSE के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं और हम उसके स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गणना करके ये बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कितनी एनर्जी से स्टेबल होगा। इसके क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CFSE बराबर -0.4x + 0.6y डेल्टा O। यहाँ पर x तथा y जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है T2G और EG ऑर्बिटल्स में भरे जाने वाले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इसके लिए इसका मान रखते हैं, तो यहाँ पर D एक्चुअल में 1 है, तो यहाँ पर हम x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे, क्योंकि EG ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें जो एनर्जी आएगी D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो आएगी हमारे -0.4 डेल्टा O। इस प्रकार से हम सभी विन्यासों के लिए इसमें
CFSE के मान की गणना कर सकते हैं। देखिए हमारे D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम हुंड के नियमानुसार इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो नीचे T2G ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके लिए हम CFSE निकालेंगे। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा -0.8 डेल्टा O आएगा। इसी तरीके से हम D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE निकालेंगे तो वो -1.2 डेल्टा O आएगा। अब अगर मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D4 है तो उसके लिए D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यदि उसमें अगर 4th इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में जा सकता है तो उसके लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G4। और दूसरी हमारी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो EG ऑर्बिटल में जाता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G3 EG1। तो इसमें 2 कॉन्फ़िगरेशन की पॉसिबिलिटी होगी। अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इसमें सही होगा वो डिपेंड करता है लिगेंड की सामर्थ्य पर कि लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G ऑर्बिटल में फिल होगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4। और यदि वीक लिगेंड है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3 EG1। तो इसमें हम CFSE के मान, इसमें दोनों के लिए CFSE का मान हमें अलग अलग मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसके लिए उसके CFSE का मान आएगा 0.4 × 4 तो उसमें आएगा -1.6 डेल्टा O प्लस P यहाँ पर है पैरिंग एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन करने पर हमें प्राप्त होती है। वीक लिगेंड के लिए इसकी CFSE अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए इसका मान आएगा -0.4 × 3 प्लस 0.6 × 1 क्योंकि EG में एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है और जब हम इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आती है -0.6 डेल्टा O। तो यहाँ इस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की संभावना बढ़ जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। और अगर वीक लिगेंड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं और उसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के लिए CFSE की गणना कर सकते हैं। नीचे जो हमारी टेबल दी गई है इसमें ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE के मान दिया गया है। प्रबल लिगेंड के लिए अलग दिया गया है और दुर्बल लिगेंड के लिए इसमें अलग दिया गया है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं टेबल में। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पैरिंग होती है तो वहाँ पर हम इसमें पैरिंग एनर्जी ऐड कर देते हैं। जैसे D4 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पैरिंग हो रही है तो वहाँ हमने P कर दिया। फिर नेक्स्ट D5 में वापस पैरिंग होती है तो वहाँ पर पैरिंग एनर्जी डबल हो जाएगी, वहाँ हम +2P करेंगे और इनमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाती है। इस प्रकार से हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE और उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना का ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE के मान की गणना करते हैं उसी प्रकार से हम टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी CFSE के मान की गणना कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस इतना होता है कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है वो उसमें EG ऑर्बिटल नीचे आता है और T2G ऑर्बिटल ऊपर चला जाता है। तो जब D1 और D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसमें ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम उसी फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -0.6 × 1 हो जाता है इसमें और इसकी वैल्यू आएगी D1 के लिए 0.6 डेल्टा T। इसी प्रकार से D2 के लिए हम इसमें CFSE का मान निकाल सकते हैं, वो आता है -1.2 डेल्टा T। तो CFSE का मान जो है वो हम हमारा
इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। अब इसमें सेम यही फार्मूला हमारा यहाँ पर है। P यहाँ पर इसकी एवरेज पैरिंग एनर्जी हो गई। जब इसमें हम D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीक फील्ड के लिए इसमें कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए CFSE का मान यहाँ पर आ रहा है -0.8 del 0 + 2p, और अगर स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड रीजन होता है तो उसके लिए आता है -1.8 डेल्टा 0 + 3p। तो इसमें CFSE के दोनों मानों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जिसके लिए CFSE का मान ज़्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखकर हम ये बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस प्रकार से हम ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, इनके कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं CFSE के कैलकुलेशन से। अब हमने देखा है कि CFSE के मान पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ऐसा इन पर क्या इफ़ेक्ट होता है जो इनकी CFSE को परिवर्तित कर देता है? हम देखते हैं कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो समभ्रंश कक्षकों की संख्या के समान या उनमें कम होने पर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। अष्टफलकीय संकुल में D1, D2 और D3 विन्यास वाले संकुलों में इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं और उनमें क्रमशः 1, 2 और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए उनमें इलेक्ट्रॉन T2g में भी भरे जा सकते हैं और Eg ऑर्बिटल में भी भरे जा सकते हैं। ये इनके इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की युग्मन ऊर्जा और इनकी विपाटन ऊर्जा के मान पर। ये इनको दो कारक होते हैं जो कि इनको प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है, यदि हमारे मेटल की पैरिंग ऊर्जा का मान उसकी स्प्लिटिंग ऊर्जा के मान से अधिक है तो ऐसी स्थिति में आने वाला इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षकों में युग्मित नहीं हो पाता है और वह उच्च ऊर्जा कक्षक में चला जाता है, जिससे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली अवस्था हमें प्राप्त होती है। मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे संकुल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि यदि हमारे स्प्लिटिंग एनर्जी का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक है तो ऐसी स्थिति में आने वाला इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षकों में युग्मित हो जाता है और कम, क्योंकि उसके युग्मित होने में कम ऊर्जा खर्च होती है तो वह इलेक्ट्रॉन उसमें पैड हो जाता है और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। डेल्टा का मान अधिक होना हमें यह बता देता है कि हमारा लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसको हम और वो प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होता जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम CONH3 6+3 का एग्जाम्पल लेते हैं और COF6-3 कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। हालांकि दोनों में मेटल आयन सेम है, दोनों में कोबाल्ट है और कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। फिर भी कोबाल्ट F के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और NH3 के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कारण को हम इनके लिगेंड की नेचर के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। जैसे COF6-3 में F जो लिगेंड होता है वो वीक लिगेंड होता है, तो जब इसमें हम D6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है तो जब हम इसमें छठा इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं 3 इलेक्ट्रॉन के बाद इसमें 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg ऑर्बिटल में भरा जाता है, फिर 5th इलेक्ट्रॉन भी Eg ऑर्बिटल में भरा जाता है, फिर 6th इलेक्ट्रॉन इसमें T2g में भरते हैं। तो ये इसके वीक फील्ड होने को शो करता है। उसी प्रकार से NH3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है और इसमें इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो T2g ऑर्बिटल में फिल हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इसमें ये देख सकते हैं कि कैसे लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड जो होते हैं वो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।